क्या टर्की पाकिस्तानियों को नेशनैलिटी दे देता है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बात ये है कि अगर आप अमीर पाकिस्तानी है तो फिर डेफिनेटली दे देगा, क्योंकि टर्की को नेशनैलिटी से गर्ज नहीं है कि आप किस कंट्री के नेशनल है, उन्हें गर्ज है $400,000 से। अगर आपके पास 12-14 करोड़ रुपए हैं तो मोस्ट वेलकम, आइए हम आप नेशनैलिटी ले देंगे। बहुत ही जबरदस्त बात। इसका मतलब है ये पैसों को नेशनैलिटी है, पाकिस्तानियों को नहीं। अल्टीमेटली देखिए, आपको किसी न किसी कंट्री के नेशनल तो होना है ना, जहां से आपने अपना डाटा देना है, अपनी आइडेंटिटी देनी है, अपना पासपोर्ट, किमलीक और बाकी सारी जो चीज़ें देनी है, तो नेशनल तो डेफिनेटली आप होते हैं। लेकिन ये बेसिकली अगर हम इसको ऑन अ सीरियस नोट बात करें तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया बांग्लादेश से हैं या आप यूएस से हैं। चूंकि टर्की जो है वो ड्यूल नेशनैलिटी अलाउ करता है, तो आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते, इवन वो कंट्रीज जिनके ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं, अगर आप उन कंट्री से भी हैं तो टर्की आपको नेशनैलिटी दे देता है। बहुत अच्छी बात। अच्छा, इसको फर्दर जरूर आपसे पूछते हैं, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि कौन सा ऐसा मुल्क है जो सबसे ज्यादा टर्की में अपनी सिटीजनशिप के लिए जिसके वो अप्लाई करते हैं? आसिफ भाई, सबसे पहले जो है वो आपको ये देखना होगा कि किस कंट्री के लोगों को जरूरत है। तो अगर आप हमारे खित्ते में बात करें, हमारे नेबरिंग कंट्री जो है वो ईरान है, तो ईरान के ऊपर 1984 से सैंक्शंस हैं। अब वो अपने पासपोर्ट के ऊपर उनके लिए ज़रा थोड़ा मुश्किल है इंटरनेशनल ट्रैवल, तो सबसे ज़्यादा जो है ईरानियन है। इसके बाद जो एक बड़ी नेशन जिसने जो है वो टर्की सिटीजनशिप जो है वो देखी, वो थी रशियन। लेकिन कब, जब रशिया यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई, तो जितने फिर अमीर लोग थे रशिया से और इवन यूक्रेन से, वो जो है वो आए। नॉर्मली हम देखते हैं, जब हम गवर्नमेंट का ऑफिशियल डाटा देखते हैं, तो एज एन एवरेज 3000 जो है वो ईरानियन जो है वो ले रहे थे नेशनैलिटी हर महीने। अच्छा। और जब ये रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई तो ये जो फिगर था रशियन का, ये 5000 पे था, लेकिन ये था एक लिमिटेड टाइम के लिए। और ये जो 3000 रशियंस बाय कर रहे हैं, बेसिकली ये जरूरी नहीं कि सारे नेशनैलिटी के लिए ही बाय कर रहे हैं, ये बेसिकली प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन है। इधर इट इज फॉर द पर्पस ऑफ लिविंग और फॉर इन्वेस्टमेंट और ऑब्टेनिंग सिटीजनशिप, ये थोड़ा है। कितने पाकिस्तानी जो हैं ऑन एवरेज एक मंथ में सिटीजनशिप के लिए आपको लगता है कि वहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं या उनको मिलती है? अच्छा, इसका एग्जैक्ट डाटा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे ये कंफर्म है कि जो टॉप 10 हैं उनमें नहीं है पाकिस्तानी जो है वो लिमिटेड। और टॉप 10 में नंबर्स क्या आते हैं? लीस्ट 10वें नंबर पे जो है वो फिगर्स क्या है? जो कंट्री है, हाँ जी, जो अप्लाई कर रहे हैं लोग, वो तादाद क्या है? वो आ जाती है हंड्रेड्स में है। 100 यानी वो हंड्रेड्स में है, 1000 में नहीं है। तो ये क्या क्राइटेरिया होता है टर्की की सिटीजनशिप को अप्लाई करने के लिए? आपने बताया तो $400,000 रिक्वायर्ड है, लेकिन आप किस मद में लगाएंगे और क्या अपॉर्चुनिटीज है वहाँ? अगर मैं आपकी ऑडियंस के लिए इसको प्रिसाइजली डिस्क्राइब करूँ ना, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो ये सिटीजनशिप है ये थ्रू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है। यानी आप ये जो $400,000 है, जो कि मिनिमम थ्रेशोल्ड है, ये किसी को डोनेट नहीं कर रहे, किसी को गिफ्ट नहीं कर रहे या किसी को नहीं दे रहे, ये आप $400,000 की प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं। अब ये प्रॉपर्टी जो है, बहुत सारे दोस्त क्वेश्चन करते हैं कि अच्छा ये किस एरिया के अंदर हम बाय कर रहे हैं, इज देयर एनी स्पेसिफिक एरिया, और जनरली हम कहीं पे भी बाय कर सकते हैं। तो टर्की के अंदर जहाँ पे तुर्क नेशनल सिविलियन बाय कर सकता है, वहाँ पे कोई भी फॉरेनर जो है वो बाय कर सकता है। वो प्रॉपर्टी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, रेडी टू मूव है, रेजिडेंशियल है, अपार्टमेंट है, फ्लैट है या ऑफिस है, आप कोई भी प्रॉपर्टी बाय कर लीजिए। अब तरीकाकार ये है कि गवर्नमेंट ने इस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कुछ जो है वो आपको लॉज जो है वो डिफाइन कर दिए कि ये पैटर्न है, इसको आपने फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आप तशरीफ लाएंगे, आप अपना जो है वो टैक्स नंबर जनरेट करेंगे, बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, उसके अंदर जो आपकी बाइंग अमाउंट है वो इट कुड बी मोर देन $400,000। यदि आपको एक प्रॉपर्टी $500,000 की पसंद है तो आप वो ले रहे, तो वो अमाउंट आपको अपने अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवानी है। ज़रूरी नहीं है कि वो रेमिटेंस ही आ रहे, ये एक अच्छी चीज़ है टर्की की। वो आपने कैसे भी उसको अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया, आपने प्रॉपर्टी जो है वो विजिट्स की। अब उसमें हम चूँकि हेल्प आउट कर रहे हैं सारे प्रोसेस के अंदर, तो हम आपके वीज़ा, टिकट, एयरपोर्ट, VIP ट्रांसफ़र, अकोमोडेशन, 5 स्टार होटल के अंदर, फिर आपके टैक्स, बैंक, उसके बाद प्रॉपर्टी विजिट्स। अब प्रॉपर्टी विजिट में हम चूँकि क्लाइंट के साथ कॉन्टेक्ट में होते हैं, अच्छा आपको क्या सूट करता है, चूँकि हर प्रॉपर्टी हर एक के लिए नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ पे रहना है तो उनके लिए फिर डिफरेंट प्रॉपर्टी, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है वो एक डिफरेंट है। कुछ ऐसे हैं जिन्हें रेंटल चाहिए, कुछ ऐसे हैं जिन्हें एप्रिसिएशन चाहिए। होल्डिंग पीरियड 3 साल का है, तो 3 साल बाद जब वो बेचें
तो उन्हें एक अच्छा रिटर्न मिल जाए। तो हर एक का डिफरेंट सिनारियो होता है। तो उसके अगेंस्ट हम जो काउंसलिंग करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, ये अंडरस्टैंड करते हैं कि आपकी क्या ज़रूरत है, और फिर वो जो शॉर्ट लिस्टेड प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके साथ जो भी यानी इन्वेस्टर है उनके साथ आप विजिट करते हैं। जब ये फाइनल हो गया, आपने डिपॉजिट दे दिया, मतलब $1,000 आपने दे दिया, एक इनिशियल पेपर साइन हो गया कि ये प्रॉपर्टी की डिटेल्स हैं, अपार्टमेंट नंबर है, ये प्रोजेक्ट का नाम है और सारा एड्रेस है, तो आप ये जो $4,000 है इन्हें आप लीरा में कन्वर्ट करके तो फिर ये बैंक टू बैंक ट्रांसफर करते हैं। इस सारे के अंदर जितनी ये ट्रांजैक्शन है, कैश का लेन देन नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम एक सिंगल पैनी भी नहीं ले रहे कैश की सूरत में अपने इन्वेस्टर से। हमें जो भी कमीशन पे किया जा रहा है वो डेवलपर पे कर रहा है। तो यहाँ पे वो जो यानी आपको कस्टमर नहीं देगा, कस्टमर ना हम उन्हें चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि कल्चर नहीं है वहाँ पे ये कि हम Sure. 2% कमीशन आपको चार्ज करेंगे, या हम 5 करेंगे या 10 करेंगे, या हम आपको इस सर्विस का कुछ चार्ज करेंगे, कुछ नहीं। तो ये बेसिकली डेवलपर मर्जी विजिट्स होंगे। अच्छा, ऑब्वियसली अब ये होता है कि अगर कंफर्म क्लाइंट है तो फिर तो हम उन्हें अकोमोडेशन भी दे रहे हैं, हम उन्हें सारा कुछ। लेकिन अगर कंफर्म क्लाइंट नहीं है, वो सिर्फ अभी देखना चाहते हैं और हमारे जैसे बाकी दोस्तों के साथ भी वो कर रहे हैं, तो फिर अदर देन होटल बाकी सर्विसेज जो है वो फिर भी हमारी फ्री है। वेरी गुड। लेकिन अगर वो एक सीरियस बायर है तो आप तो होटल फिर तक हम ऑब्वियसली मतलब ये है कि अगर हमें लेट्स सपोज जो है वो बहुत अच्छा ऑप्शन। $5,000 जो है वो आपसे प्रॉफिट आ रहा है, तो हम $1,000 आप पे भी खर्च करें, डजंट मेक एनी प्रॉब्लम फॉर अस। वेरी गुड। अब मुझे ये बताएं कि ये 400,000 की जो इन्वेस्टमेंट है, इसके अंदर टर्की में क्या मिल जाता है? हाँ, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डिपेंड करता है सबसे पहले आपकी लोकेशन पे। आप सेंट्रल लोकेशन में रह रहे हैं, बाय करना चाहते हैं, जोन 2 में जा रहे हैं या जोन 3 में। अब जैसे हम यहाँ पे अगर बात करें, आप DHA में ले रहे हैं, बहरिया में ले रहे हैं, अच्छा गुलबर्ग किया में आपने ले रहे रिलेट हैं, करके मिसाल। तो ये जो है वो फिर डिपेंड करता है नंबर 1 तो एरिया पे, नंबर 2 पे आपका डेवलपर, क्योंकि जितना बड़ा डेवलपर है वो आपको उतनी अच्छी क्वालिटी दे रहा है, जो टॉप टियर। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पोर्टफोलियो के अंदर इस्तांबुल में चूंकि हम सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं, और इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर है उन्हें हम एडवाइस भी ये करते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट करनी है या इवन लिविंग भी है तो सिर्फ इस्तांबुल में ही कीजिए, वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है। तो वहाँ पे जितने भी टॉप टियर डेवलपर्स हैं, हम सिर्फ उनके साथ ही काम करते हैं। मतलब हमारे पोर्टफोलियो में इस्तांबुल के 90% प्रोजेक्ट्स हैं। अगर कोई अपनी ख्वाहिश का इजहार करे कि अच्छा मुझे जो है वो बड़ी प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे नहीं मैटर करता कि वो लोकेशन क्या है या वो डेवलपर कौन सा है, तो हम उन्हें वो दिखा देते हैं। लेकिन अगर हम जनरली जो है वो अगर एक्चुअल में जो हमारी कंसल्टेंसी है, अगर हम एडवाइस करें किसी को, क्योंकि ये बेसिकली तो फाइनेंशियल एडवाइस है ना, कि आज अपना पैसा यहाँ पे आप लगा रहे, पासपोर्ट एक एडिशनल चीज़ है। जब आप $4,000 गवर्नमेंट के दिए हुए पैटर्न के मुताबिक इन्वेस्ट करेंगे तो सिटीजनशिप तो मिलनी है बिल्कुल। इन्वेस्टर को लेकिन भी। इन्वेस्टमेंट भी तो सेफ होनी चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है आपकी इन्वेस्टमेंट, हाँ जी। कि कैपिटल, सबसे पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी सिक्योर है, फिर उसके बाद आपका उसके ऊपर रेंटल यील्ड कितना आएगा, एप्रिसिएशन कितनी होगी, रिटर्न क्या मिलेगा। तो अगर आप जाते हैं सिटी सेंटर के अंदर तो ऑब्वियसली फिर प्रॉपर्टी साइज छोटा हो जाएगा, जोन 2 में साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जोन 3 में अगर आप चले जाते हैं तो फिर आपकी प्रॉपर्टी और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो ये इस अमाउंट के अंदर कोई कमर्शियल चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? हाँ इसमें रैंक कर सकते हैं, आप ऑफिस या शॉप जो है वो आप ले सकते हैं। आ सकती, बड़ी जबरदस्त बात है। अब मुझे ये बताइएगा कि मैंने एक शॉप है 400,000 या 5-10 हजार ऊपर नीचे मैंने कर लिया भाई, अब मेरा दिल चाहता है कि मैं इसे बेच दूं। बेचने पर मेरी जो वहां पे मुझे नेशनैलिटी मिली है उसका स्टेटस क्या रहेगा? आपको जितनी भी इन्वेस्टमेंट आप सिटीजनशिप पर्पस के लिए कर रहे हैं, इसे सिर्फ 3 साल के लिए होल्ड करना है। 3 साल के लिए आप बेच नहीं सकते, लेकिन इन 3 सालों में आप उसे खाली रखिए, रेंट पे दीजिए, आप खुद रहायश रखिए, वो आपकी सोल ऑनरशिप है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी लोकल, वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। और वैसे भी आपकी सिटीजनशिप होगी तो आप भी खुद भी लोकल हो गए और आपके पास वही राइट्स हैं जो कि एक बॉर्न तुर्क के पास है। तो 3 साल के बाद यू आर फ्री टू सेल दैट प्रॉपर्टी। और ये जो आपके सिटीजनशिप है ये आपकी जनरेशन टू जनरेशन आपके साथ रहेगी। जबरदस्त। इसमें ये नहीं कि प्रॉपर्टी बेची, कुछ कंट्रीज हैं वहां का आप गोल्डन वीजा लेते हैं तो उससे क्या होता है कि जब तक आपके पास प्रॉपर्टी है पहले आपको वीजा स्टेटस चेंज करवाना है, फिर प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टर्की में ये नहीं। अच्छा, जबरदस्त। अब मुझे ये बताएं कि
इंसान है जो पैसा इतना इन्वेस्ट करेगा वो ये भी सोचता है कि मेरे पैसे की सिक्योरिटी क्या है। क्योंकि हम टर्की को नहीं जानते और आप वहाँ पे रहते हैं, ये जो फ्रॉड कमिट करते हैं लोग वो वहाँ पे कैसा है और ये सिस्टम कैसे वर्क करता है, प्रॉपर्टी को बाय करने का अदारा कौन सा है जो इसको रेगुलेट करता है, कितना सिक्योर है वहाँ पे इन्वेस्ट करना? अच्छा, सिक्योरिटी की जब बात आती है ना, तो मैं सबसे पहले एक ही एडवाइस करता हूँ कि जब पैसा आपका है ना, तो फिक्र सबसे पहले आपको है। अगर आप किसी प्रोफेशनल की सर्विसेज ले रहे हैं और वाकई वो प्रोफेशनल है, तो फिर वो भी वही फिक्र करेगा जो आप कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेट चूंकि इंटरेस्ट आपका है, तो सबसे पहले आपको उसके लिए फिक्रमंद होना चाहिए। और वो फिक्र है क्या? सबसे पहली फिक्र ये है कि आप अपना होमवर्क कीजिए, आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़िए। पढ़ने के बाद फिर आप जो कंसल्टेंट्स हैं जो वहाँ पे ये सर्विसेज जो वो दे रहे हैं, आप उनके साथ कांटेक्ट में आइए। उनके साथ जब आप बात करेंगे, आप क्वेश्चन करेंगे, आपकी क्यूरीज होंगी, आंसर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो आप शॉर्ट लिस्ट कीजिए कि मैंने 10 लोगों से कांटेक्ट किया या 10 लोगों को मैंने फॉलो किया। अब तो ग्लोबल वर्ल्ड है, आप घर बैठे सोशल मीडिया से, उनकी वेबसाइट से आप कर सकते हैं। तो 10 लोगों को आप फॉलो कर रहे हैं, आपको फिल्टर हो जाएंगे, अच्छा यार ये 4 लोग मुझे लगा कि ये बेटर है। 4 लोगों से जब आप बात करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाए, अच्छा यार ये 3 लोग मेरे और 3 में से जब आप उनके साथ विजिट करेंगे, आपकी इंटरेक्शन होगी, मुलाकात होगी, और अबव ऑल उनका आपको प्रॉपर्टीज विजिट करवाने का जो विजिट होगा उसमें आप उनको फाइनल कर लेंगे। क्यों? एक बड़ा कंसल्टेंट है या एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट है या एक ऑनेस्ट बंदा है, तो आपको वो प्रॉपर्टी और डेवलपर भी उसी किस्म का दिखाएगा। तो जो जिसने आपको ये करना है थोड़ा ऊपर नीचे चीज़ों को, तो वो फिर आपको लेके भी उसके पास जाएगा। आप बड़े डेवलपर के पास जाके, मैं चाहे जितनी बड़ी एजेंसी का ऑनर हूँ, जितना बड़ा कंसल्टेंट हूँ, बड़ा डेवलपर मेरे साथ मिलके कभी भी बायर को ऊपर नीचे नहीं करेगा। छोटा डेवलपर जो कहेगा भाई मेरा माल बिक जाए, आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे बताओ, मैं दे दूंगा। तो ये आपको बेसिकली होमवर्क करना है। लेकिन इसके बावजूद एक बंदा वहाँ पे आता है, लैंग्वेज बैरियर है, कल्चर का नहीं पता, ज्योग्राफी का नहीं पता, तो ये हमारी एक्चुअल प्रोफेशनल और मॉरल ड्यूटी है। और हम ये किया है, मतलब मेरे एक दोस्त कराची से तशरीफ लाए, उन्होंने कहा मुझे पर्टिकुलर ये जो प्रॉपर्टी है ये लेनी है। तो मैंने उन्हें नहीं कहा कि मैं ये नहीं लेके दे रहा या मेरे पास ये है नहीं। मैं उनके साथ बैठा, लेके गए, दिखाया, वो खुद उन्हें लगा कि यार ये तो वो चीज़ नहीं है जो मुझे वहाँ पे नज़र आया था। तो फिर मैंने अल्टीमेटली उन्हें गाइड किया कि ये आपके लिए अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये आपको करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अब इंटरनेशनल इन्वेस्टर जब उस मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट ये जा रहा है, तो उसका जितना बड़ा एक्सपोजर है, जितनी बड़ी उसने ऑलरेडी अपनी एम्पायर खड़ी की हुई है, वो हमसे, मतलब जितना हम जानते हैं शायद उतना नहीं जान सकता। क्योंकि वो वहाँ पे रुके 2, 3, 4 महीने, 6 महीने अपना होमवर्क करे, डिफरेंट उसको जो है लोकेशंस को मिले। हाँ, कोई एक्सेप्शनल होता है, बाज़ होता है कि लोग कहते हैं जी कि मैं एक नज़र में चीज़ पहचान लेता हूँ, तो वो एक एडिशनल चीज़ है। तो अल्टीमेटली उन्हें ट्रस्ट हम पे करना पड़ता है, लेकिन वो ट्रस्ट ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। होमवर्क हो, होमवर्क के बाद फिर आप जो है चलिए। बिल्कुल सही। मैं इस बात से क्या ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि अगर आप बेवकूफ़ हैं तो टर्की में भी आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा? बेवकूफ के साथ कहाँ नहीं होगा, कोई जगह बताइए। नहीं, वो गोल्डन वीजा वाले फ्रॉड नहीं होने देते। नहीं, असल बात ये है कि मैं इसके ऊपर कमेंट इसलिए नहीं करता कि मेरे पास जो है वो एम्बेड्स आईडी है, तो अगर मैंने कोई बात की तो मुझे वो एंटर नहीं होने देगी। लैंग्वेज बैरियर, ये कितनी बड़ी मुश्किल है वहाँ पे। अगर अब मैंने प्रॉपर्टी ले ही लिया तो मैं चाहूँगा मैंने रहना है, तो ये अच्छा मेरे नेशनल होने में भी क्या ये बैरियर है इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी? बिल्कुल। और दूसरा सवाल ये है कि वैसे इन जनरल अगर मैं वहाँ पे रहता हूँ तो फिर मेरे लिए कितनी बड़ी। अच्छा, ये जो लैंग्वेज बैरियर है ना, इसमें भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हम वहाँ पे रहते हैं और हमें पता है। आपके जो ऑडियंस है उन्हें मैं बताता हूँ, अगर तो वो सेलर है तो फिर लैंग्वेज बैरियर नहीं है, लेकिन अगर वो बायर है तो फिर लैंग्वेज बैरियर है। अच्छा, आप बात मेरी समझ गए? मुझे आपको कुछ बेचना है और आपको चाइनीज आती है, अरे मुझे नहीं आती, तो मैं चाइनीज को भी जो है सीख लूंगा, मैं गूगल ट्रांसलेटर यूज कर लूंगा, मैं जेस्चर से आपको समझा लूंगा कि मुझे कुछ बेचना है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है, या दूसरे अल्फाज में फॉर्चुनेट भी है कि हर एक को जब बेचना है तो वो उसके लेवल पे चला जाता है। जहां तक बात है सिटीजनशिप प्रोसेस के अंदर आपको इसकी ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं है। मतलब 3-4 चीज़ें जो एक मिसपरसेप्शन है लोगों की कि मुझे लैंग्वेज सीखनी है सिटीजनशिप लेने के लिए, मुझे वहाँ पे रहना ज़रूरी है, या कुछ ऐसी एडिशनल चीज़ें, कुछ नहीं है। सिर्फ आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, फंड्स हैं,
और वो पैटर्न है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया वो उसको फॉलो करना, दैट्स इट। अब जो इस प्रॉपर्टी को खरीदने के एवज मुझे मिल गई है एक सिटीजनशिप, उसके ऊपर मेरे पास राइट्स क्या हैं? क्या मैं वहाँ पे वोटिंग राइट भी रखता हूँ? क्या मैं वहाँ पे जो है किसी भी इलाके में जाके, यानी कैंट एरिया होता है जी, वहाँ पे भी मैं कोई प्रॉपर्टी बाय कर सकता हूँ? और मेरे पास दीगर क्या राइट है? मेरे जो बच्चे पैदा होंगे, जो पाकिस्तान में पैदा होंगे, उनके पास क्या स्टेटस होगा? मैं वहाँ पे शादी करता हूँ, उसके लिए क्या स्टेटस होगा? तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, सबसे पहली तो बात ये है कि अगर मैं इसको वन वर्ड या वन सेंटेंस में डिस्क्राइब करूँ तो वो जो बॉर्न तुर्क के पास राइट्स है वही आपके पास राइट है अगर आप तुर्क सिटीजन हो जाते हैं, इवन यू कैन कास्ट योर वोट। तो बाकी सारा जहाँ तक बाय करने का, वो मैंने पहले चूंकि बयान किया कि जो सिविलियन बाय कर सकता है जहाँ पे, वहाँ पे आप भी जो है वो बाय कर सकते हैं। और उसके बाद अगली चीज आ जाती है मैरिज या फिर बच्चे। तो जब आप तुर्क सिटीजन हैं, आप अगर शादी कर रहे हैं और जब आपने सिटीजनशिप ली तब आपकी शादी नहीं थी, तो फिर उसका एक तरीकाकार है। आपकी शादी रजिस्टर्ड होगी वहाँ पे, फिर रजिस्टर्ड होने के बाद उनकी रेजिडेंसी कार्ड मिलेगा, फिर यानी अगर वो नॉन तुर्क है तो उसके बाद फिर आप एक टाइम स्पेसिफिक रहेंगे, फिर उसके बाद जो है वो बेबी बॉर्न है तो वो सारे प्रूफ दे के तो उनकी सिटीजनशिप भी हो जाएगी, बट इट विल टेक टाइम, लाइक मे बी 1 ईयर और मे बी 1.5 ईयर। लेकिन अगर आप पहले से मैरिड हैं तो आपकी ऑब्वियसली वाइफ को, और आपके अगर बच्चे हैं तो 18 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं उन सबको सिटीजनशिप मिलेगी। इवन जो पेरेंट्स है, मेन एप्लीकेंट और स्पाउस जो है, उन दोनों पेरेंट्स को जो है वो रेजिडेंसी कार्ड मिल जाएगा। उनके पास सिर्फ एक बॉर्न जो तुर्क वाला या सिटीजनशिप वाला जो राइट है वो नहीं होगा, पासपोर्ट नेशनैलिटी नहीं होगी। बाकी हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, जितने भी सीनियर सिटीजन के राइट्स है वो सारे उन्हें जो वो मिल रहे हो। मैं एक चीज़ और जो है ऐड करना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान से ये जो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे लेके जा रहे हैं ये पर्टिकुलर पासपोर्ट के लिए लेके जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे भी लोग जो है रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर आप एक लोकल मार्केट से निकल कर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे आपके जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है अगर आपको अच्छा मिल रहा है तो आप उस चीज़ को भी मद्देनजर रखिए। यानी कोई भी है कंपनी है अगर यहाँ पे लोकल काम कर रही है तो उनकी ख्वाहिश होगी कि यार मैं इंटरनेशनल एक्सपेंड करूं, इसकी एक्सपेंशन करूं। फिर पासपोर्ट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है, 110 कंट्रीज मोर देन वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल आपका ट्रैवल है। और फिर एक इंटरनेशनल जो उसकी जो जिस यूरोप के एज पे है तो वहाँ से जो उसकी मोबिलिटी है वो बहुत जो है वो इजी है। बिजनेस के हवाले से अगर हम बात करें तो आप वहाँ से जो है वो ट्रेड कर रहे हैं, एशिया में कर रहे हैं, अफ्रीका में कर रहे हैं, यूरोप में कर रहे हैं, तो वो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन लोगों के लिए हैं जिनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जाना चाहते हैं। बिल्कुल सर, मैं बहुत मशकूर हूँ आपका, आपने बड़ा कीमती वक्त दिया और ये बड़ा अहम मौजू है क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो आजकल ढूंढ रहे हैं आगे पीछे कि हमें कोई ऐसी जगह मिले जो नेशनैलिटी हमारा को दूसरा भी स्टे मुमकिन हो सके।